Exactly. वेट अ मिनट। देखो डॉट नेट होता क्या है। डॉट नेट वैसे देखो तो एक टेक्नोलॉजी है। डॉट नेट को फ्रेमवर्क भी बोल सकते हैं। डॉट नेट एक माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी, माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू अलग अलग एप्लीकेशंस बना सकते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं। तो डॉट नेट का यूज करके कौन से सॉफ्टवेयर्स हम बना सकते हैं देख लो। पहले हम देखेंगे इट इज अ फ्रेमवर्क where we can create various applications। यहाँ पे हम अलग अलग एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो कौन से एप्लीकेशन कर सकते हो देख लो एज फॉलो। तो पहला एप्लीकेशन हम डॉट नेट में क्रिएट कर सकते हैं कंसोल एप्लीकेशन। डॉट नेट में हम दूसरा एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन। डॉट नेट का यूज करके हम वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं और उसी डॉट नेट का यूज करके हम मोबाइल एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। तो डॉट नेट का यूज करके हम वेरियस एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। अब देख लो डॉट नेट का यूज करके हम कंसोल एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि जो एप्लीकेशन कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं, डॉस बेस्ड जो एप्लीकेशन कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं ना, जो ब्लैक विंडो सीएमडी, तो उसको बोलते हैं कंसोल एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन डेस्कटॉप पे चलेंगे जैसे कि मीडिया प्लेयर है, वीएलसी मीडिया प्लेयर, एक आधा गेम, एक आधा सॉफ्टवेयर, कोई भी एंटीवायरसेस, ये सब कुछ हम बना सकते हैं बाय यूजिंग डॉट नेट। उसी डॉट नेट का यूज करके हम वेबसाइट्स भी बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन जैसे गूगल, जीमेल, फेसबुक, यूट्यूब या फिर किसी कंपनी के एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स, ये सब कुछ हम डिजाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग डॉट नेट। उसी डॉट नेट का यूज करके हम मोबाइल एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं जो मोबाइल पे चलेंगे। जैसे पहले होता था कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना है तो जावा से बनता था, बट आजकल एंड्रॉयड एप्लीकेशन ही नहीं, साथ में आप iOS एप्लीकेशन, विंडोज स्टोर एप्लीकेशन, एंड्रॉयड भी बाय यूजिंग डॉट नेट आप क्रिएट कर सकते हैं। अब डॉट नेट से ऐसे अलग अलग एप्लीकेशन कर सकते हैं और उसी डॉट नेट से कुछ ऐसे एप्लीकेशन कर सकते हैं जो क्रॉस प्लेटफॉर्म पे चलते थे। क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि जो एप्लीकेशन लिनक्स, मैक, विंडोज, मोबाइल कहीं पे भी चलेगा उसको बोलते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन। अभी एप्लीकेशन डॉट नेट में कैसे क्रिएट करेंगे, तो इन सभी के लिए डॉट नेट एक लैंग्वेज प्रोवाइड करता है हमें और वो लैंग्वेज है सी शार्प। लिखते सी हैश है, बोलते हैं उसको सी शार्प है। और डॉट नेट में और एक लैंग्वेज है वीबी, जिसको बोलते हैं विजुअल बेसिक। इस लैंग्वेज का भी यूज करके हम एप्लीकेशंस तैयार कर सकते हैं। तो अभी सोचो डॉट नेट में हम अगर सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करें या वीबी लैंग्वेज यूज करें तो हम अलग अलग एप्लीकेशन तो बना सकते हैं। बट एप्लीकेशन बनाना दूर की बात है, पहले लैंग्वेज तो पता होना चाहिए, वो लैंग्वेज कैसे हम यूज करेंगे। तो अब ये दो लैंग्वेजेस है जो डॉट नेट में यूज किए जाते हैं, सी शार्प और दूसरा वीबी। इन दोनों लैंग्वेज में से आपका सी शार्प लैंग्वेज जो है मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होता है। वीबी लैंग्वेज आजकल आउटडेटेड हो गया, वो इतना यूजर फ्रेंडली भी नहीं था, उसका सिंटैक्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। तो मार्केट में भी एक लैंग्वेज चलता है, वो है सी शार्प डॉट नेट में। तो हम भी सी शार्प ही सीखने वाले हैं। चलो लैंग्वेज हम बाद में स्टार्ट करेंगे सी शार्प। हम पहले कुछ बेसिक्स देखेंगे। जैसे ऐसा हम समझते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता है, वी आर टोटली न्यू इन लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग, तो हम अभी एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिक से स्टार्टिंग में आपको एक वर्ड पता होना चाहिए लैंग्वेज। जैसे नॉर्मली देखो राइट नाउ वी आर यूजिंग हिंदी, या कब हम इंग्लिश यूज कर रहे हैं, कभी हम अपना रीजनल लैंग्वेज यूज करते हैं जैसे कि मराठी। तो ये सब कुछ क्या हो गया, लैंग्वेजेस हो गए। तो लैंग्वेज का मेन पर्पस क्या होता है या लैंग्वेज क्यों क्रिएट करना होता है, ये आपको मेन पता होना चाहिए, या क्यों यूज किया जाता है। जैसे अभी हम हिंदी लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, इन बिटवीन हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, कभी मराठी लैंग्वेज यूज हो सकता है। अब ये सब कुछ लैंग्वेजेस है, तो लैंग्वेज को यूज क्यों करना है, ताकि हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सके।
तो हम सिंपल वर्ड्स में ऐसा बोल सकते हैं जैसे अपना मराठी है, हिंदी है या इंग्लिश लैंग्वेज है, ये क्या है? इट्स अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ये सारे क्या है? कम्युनिकेशन मीडियम है, इसमें कम्युनिकेशन हो सकता है दो लैंग्वेजेस के, दो पर्सन के बीच में। जैसे भी हम हिंदी देख रहे हैं तो हिंदी लैंग्वेज से हम क्या कर सकते हैं? एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब ये कम्युनिकेशन मीडियम तो ठीक है, चलो फाइन। अब देखो ठीक से, मान लो आपके पास दो लोग हैं, आपके पास दो लोग हैं, एक ऐसा है जिसको ओनली मराठी लैंग्वेज आता है, दूसरा कोई लैंग्वेज नहीं आता, और एक ऐसा जिसको ओनली कन्नड़ लैंग्वेज आता है, दूसरा कोई लैंग्वेज नहीं आता। अब इन दोनों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना है। अब इन दोनों को कम्युनिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, मराठी वाले को मराठी के सिवाय दूसरा कोई लैंग्वेज नहीं आ रहा है, और कन्नड़ वाला पर्सन है, उसको कन्नड़ के सिवा दूसरा कोई भी लैंग्वेज नहीं आता, और ये दोनों क्या चाहते हैं? कि हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करें। अभी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए कैसे पॉसिबल है? तो इसके बीच में हमें क्या करना पड़ेगा? एक ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा। अब ये ट्रांसलेटर क्या करेगा? जो भी मराठी लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट करेगा कन्नड़ में, और फिर ये कन्नड़ पर्सन को देगा, या फिर उसकी जो कन्नड़ लैंग्वेज है वो कन्वर्ट होगी मराठी में, और फिर ये मराठी पर्सन को देगा। अब ठीक से देखो, जब उसकी मराठी लैंग्वेज कन्नड़ कन्वर्ट हो रही है कन्नड़, उसके बाद इस कन्नड़ पर्सन को मिलेगी। जब मराठी लैंग्वेज ट्रांसलेट होगी कन्नड़ में और फिर कन्नड़ पर्सन को मिलेगी, तो कन्नड़ पर्सन उसके बाद कोई कन्वर्जन नहीं कर रहा है, कन्नड़ पर्सन उसके बाद कोई कन्वर्जन नहीं करेगा, वो समझ लेगा। जैसे एक समटाइम ऐसा होता है कि हम अगर किसी फॉरेनर से बात कर रहे हैं, तो बात करते टाइम ऑब्वियसली हम क्या करेंगे? इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करेंगे। बात करते टाइम हम क्या करेंगे? इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करेंगे। अब इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करते टाइम हमें जो बात करना है, अगर आगे वाला इंग्लिश में हमसे बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे? उसको जब समझ लेना है तो हम अपनी खुद की लैंग्वेज में समझ लेते हैं। मतलब वो जो ट्रांसलेटर होता है अपने अंदर ही है, जो क्या कर रहा है? इंग्लिश लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहा है मराठी में। या फिर हमें उस फॉरेनर से कुछ बात करना है तो हम क्या करते हैं? पहले स्टेटमेंट्स को अपने अंदर ही अंदर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर आगे हम सेंड करते हैं, आगे वाले को देते हैं। तो इसका मतलब है जब इंग्लिश लैंग्वेज मराठी में कन्वर्ट हो रहा है और हम जब समझ लेंगे तो उसके बाद कोई कन्वर्जन नहीं बन रहा है, तो मराठी लैंग्वेज इज द लास्ट कन्वर्जन ऑफ अ लैंग्वेज। हम क्या बोल सकते हैं? मराठी लैंग्वेज जो हो लैंग्वेज का लास्ट कन्वर्जन हुआ। वैसे ही यहाँ पे भी कन्नड़ लैंग्वेज एंड मराठी लैंग्वेज, ये लैंग्वेज के लास्ट कन्वर्जन हुए। अब ये इसी लास्ट कन्वर्जन को हम वैसे अगर देखेंगे तो क्या बोलते? इनको हम बोलते रीजनल लैंग्वेजेस। जैसे आपका मराठी लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज होता है जो पर्टिकुलर रीजन के लिए यूज होगा। कन्नड़ लैंग्वेज जो है कर्नाटका के लिए यूज होता है। जब कर्नाटका में जाना है तो कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कन्नड़ में बोल दो। वैसे महाराष्ट्र में आना है तो डायरेक्टली मराठी में बोल दो, कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड एज अ रीजनल लैंग्वेज। तो सिमिलरली कंप्यूटर के अंदर भी बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं, और उन्हीं लैंग्वेज को हम दो टाइप में कैटेगराइज कर रहे हैं। उन्हीं लैंग्वेज को हम क्या कर रहे हैं? दो टाइप में कैटेगराइज कर रहे हैं। अब ये दो टाइप कौन से? देख लो, एक होता है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरा होता है हाई लेवल लैंग्वेज। होता है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरा होता है हाई लेवल लैंग्वेज। तो आपके कंप्यूटर में जो मशीन लैंग्वेज होती है ना, तो ये लो लेवल लैंग्वेज, और जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होंगे वो होगी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। तो देखो, लो लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? जो लैंग्वेज डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, जैसे मशीन पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना तो मशीन लैंग्वेज यूज होता है। अब ये मशीन लैंग्वेज कैसे यूज होता है? ठीक से देख लो, ठीक से सुनो। जब हमें मशीन के साथ कम्युनिकेशन करना है तो हम कैसे कम्युनिकेशन करते हैं? हमें मशीन के साथ कम्युनिकेशन करना है तो ठीक से देख ला, कीबोर्ड्स पे आपके कीज लिखे हुए हैं, जैसे ए लिखा हुआ है, हम जब ए प्रेस करते तो ए मिलता है, जब हम बी प्रेस करेंगे तो बी मिलेगा। तो ये मान लो आपके कीज है।
हम जब ए प्रेस करेगा तो हमें ए मिलता है, जब हम बी प्रेस करेंगे तो हमें बी मिलता है। अब ठीक से सुनो, जब हम ए प्रेस कर रहे हैं या बी प्रेस कर रहे हैं तो वैसे वहां पे एक्ट हो रहा है। इवन हम स्क्रीन पे कुछ भी पढ़ रहे हैं वैसे हम एक्ट करते हैं। तो इनडायरेक्टली हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करना है तो इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, क्योंकि कीबोर्ड पे या स्क्रीन पे सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है और उसी को रीड करके हम एक्ट कर रहे हैं। तो कंप्यूटर भी हमसे बात इंग्लिश में कर रहा है, बट असल में कंप्यूटर को थोड़ी इंग्लिश समझ रहा है, कंप्यूटर को इंग्लिश नहीं समझता है। मान लो चेक करना है मुझे कि कंप्यूटर को इंग्लिश समझता है क्या, तो ठीक से देखो मैं क्या कर रहा हूँ। अब अगर मैं स्क्रीन पे ए रखूँ, कीबोर्ड पे ए प्रेस करूँ तो मुझे ए मिलेगा, और अगर बी प्रेस करता तो बी मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है? अब ठीक से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कीबोर्ड पे जो ए लिखा है ना उसको मैंने पेन से रफ कर दिया, इरेजर से मिटा दिया, और पेन से वहां पे बी की जगह ए और ए की जगह बी ऐसे मैंने रख दिया। ये की था ए का ही, बट वहां पे मैंने बी रखा है, पेन से लिखा है। अब जब मैं ये प्रेस करता हूं तो मुझे बी नहीं मिलेगा, मुझे ए ही मिलेगा, और अगर ये प्रेस करता तो मुझे बी ही मिलेगा। इसका मतलब कीबोर्ड पे जो लिखा है वो कंप्यूटर को नहीं समझ रहा है, कंप्यूटर को उसका खुद का लैंग्वेज समझ रहा है, और ये स्क्रीन पे जो लिखा है, कीबोर्ड पे जो लिखा है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो कंप्यूटर को जो समझता है उसको समझता है उसका मशीन लैंग्वेज, और ऐसी मशीन लैंग्वेज को हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। ऐसी मशीन लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं? लो लेवल लैंग्वेज। बट हर बार हम लो लेवल लैंग्वेज कैरी नहीं कर सकते, हर बार हम लो लेवल लैंग्वेज कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज जो है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाएगा। जैसे मशीन लैंग्वेज, तो हम जिस मशीन पे काम कर रहे हैं उस मशीन का लैंग्वेज अलग हो सकता है। दूसरा मशीन आपके पास, मान लो आपका मशीन था विंडोज 64 बिट का, साइड में और एक मशीन है, मान लो वो है लिनक्स का, उसके साइड में और एक मशीन है वो है मैक, और एक मशीन है हमारे पास विंडोज का है बट 32 बिट का है। तो ये अलग अलग मशीन है, तो ऑब्वियसली हर मशीन का लैंग्वेज भी अलग होगा, हर मशीन का लैंग्वेज भी अलग होगा। तो हर बार हम हर मशीन का लैंग्वेज नहीं सीख सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में भी देख लो, सॉरी रियल टाइम में भी देख लो, आप अगर महाराष्ट्र में जाते हो तो मराठी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, बट आपका मराठी लैंग्वेज है इट इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली फॉर महाराष्ट्र। जो मराठी लैंग्वेज है ये बस महाराष्ट्र के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। वैसे अगर मशीन लैंग्वेज यूज करूँ तो पर्टिकुलर उसी मशीन के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। अब अगर मुझे मशीन चेंज करना है तो मुझे अलग लैंग्वेज लेना पड़ेगा। जैसे अगर मैं महाराष्ट्र के बाहर जाऊँ, मान लो गुजरात में, तो मुझे गुजराती सीखना पड़ेगा। अगर मैं कल कर्नाटका में जाता तो कन्नड़ सीखना पड़ेगा। परसों अगर मैं पंजाब में जाता तो पंजाबी सीखना पड़ेगा। तो इसका मतलब है हम हर रीजन में जाके उसका उसका लैंग्वेज सीखेंगे, तो प्रैक्टिकल तो पॉसिबल नहीं है ना। इसीलिए तो हम क्या करते हैं, कॉमन लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे कि हिंदी। अगर हिंदी महाराष्ट्र में यूज करेगा तो मराठी लोग क्या करेंगे, उस हिंदी को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर कोई कन्नड़ में बात कर रहा है तो कर्नाटका वाले क्या करेंगे, सॉरी हिंदी में बात कर रहा है तो कर्नाटका वाले उस हिंदी को कन्नड़ में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एट द एंड वो उनकी रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो ही रहा है, बट जब बात करना है तो इन जनरल वो हिंदी में बात कर रहा है ताकि पूरे इंडिया में समझे। वैसे ही पूरे वर्ल्ड में बात करना है तो इंग्लिश में बात होगा। तो उसी टॉप लेवल लैंग्वेज को बोला जाता है हाई लेवल लैंग्वेज। भी वैसे ही है, इट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज। अब इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फायदा क्या होता है देख ला। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कोड लिखोगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और जब आप उसको कंपाइल करते हो ना तो ये अपने आप कन्वर्ट होता है उस मशीन के लैंग्वेज में। कोड लिखोगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, एक मशीन पे कोड लिखा बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग, तो हमें बार बार मशीन लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कोड लैंग्वेज में। सर आवाज ब्रेक होते नहीं है। ब्रेक हो रहा है? अभी क्लियर है या स्टिल ब्रेक हो रहा है? हेलो हेलो अभी आ रहा है? सर आवाज कब ब्रेक होते ब्रेक होते ब्रेक हो रहा होते है? नाही सर, हेलो, आवाज येत नाही सर, ब्रेक होतोय। आवाज नहीं आ सर रहा है। आवाज ओके एक मिनट होल्ड करो, एक मिनट।
हेलो, अभी आवाज क्लियर है क्या आपको? हेलो, ये सरा रहा है अभी। अभी क्लियर है ना सभी लोगों को? आ रहा है सर। स्क्रीन भी दिख रहा है ना? यस सर। ओके, हाँ सर। श्वेता आपको आवाज आ रहा है ना? हो सर येतो. ओके, अब देख लो, हम लैंग्वेज देख रहे हैं। लैंग्वेज मतलब एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक दूसरे के साथ जब हमें बात करना है तो कुछ ना कुछ तो वर्ड्स निकालने पड़ेंगे। अब वर्ड जिस लैंग्वेज में निकाल रहे हैं उसको बोलते हैं लैंग्वेज। अब उस लैंग्वेज के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है लो लेवल लैंग्वेज, दूसरा होता है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज मतलब आपका मशीन लैंग्वेज, और हाई लेवल लैंग्वेज मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है कि जिस लैंग्वेज को आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज करोगे उसको बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, जिसको हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज करेंगे। बट जो लैंग्वेज डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है वो लैंग्वेज बस उसी पर्टिकुलर रीजन तक लिमिटेड होता है। तो मशीन लैंग्वेज अगर लो लेवल लैंग्वेज है तो ये हर मशीन का मशीन लैंग्वेज अलग होगा। तो एज अ प्रोग्रामर, सॉरी एज अ या प्रोग्रामर ही बोल सकते हैं, हम बार बार मशीन लैंग्वेज हर मशीन के लिए अलग अलग यूज नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे एक सिंपल एग्जांपल मान लो, अभी आपको 10 अलग अलग स्टेट्स में जाने हैं तो 10 अलग स्टेट्स का लैंग्वेज नहीं सीखना है आपको। आप एक ही लैंग्वेज 10 अलग स्टेट पे यूज कर लो, दैट इज हिंदी। तो सिमिलरली कंप्यूटर में भी आप हर कंप्यूटर का मशीन लैंग्वेज मत सीखो, आप एक ऐसा लैंग्वेज सीखो जो हर कंप्यूटर पे चलेगा, एंड सच अ लैंग्वेज इज कॉल्ड एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेनिफिट क्या होगा, हम कोड लिखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बट उसका जो कंपाइलर है जिसको हम ट्रांसलेटर बोलते हैं वो क्या करेगा, उस कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। तो जिस मशीन पे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रन करेंगे उस मशीन पे पहले वो कन्वर्ट होगा कंपाइलर। अब ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसके भी दो टाइप्स हैं। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके भी हमें दो टाइप्स मिल रहे हैं। अब ये कौन से दो टाइप है देख लो। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी दो टाइप है। तो कौन से दो टाइप है देख लो। इसमें से पहला टाइप है स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड और दूसरा टाइप है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ओके, स्ट्रक्चर ओरिएंटेड में आता है आपका सी लैंग्वेज, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में फिर आपका आएगा सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, वीबी, पाइथन। मार्केट में एक नया लैंग्वेज है गो लैंग्वेज, वो भी आपका आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये सारे क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कौन से, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, वीबी, पाइथन। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और स्ट्रक्चर ओरिएंटेड में डिफरेंस क्या देख लो। स्ट्रक्चर ओरिएंटेड क्या बोलता है कि आपको जो भी कोड लिखना है ना वो एक ही स्ट्रक्चर में या एक ही ब्लॉक में मर्ज किया जाएगा, और उसका जो भी मर्जिंग होगा ना वो लॉजिकली डिवाइडेड नहीं होगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देख लो, मान लो आपके कंप्यूटर में आपका हार्ड डिस्क है, और आपके हार्ड डिस्क में आपका हार्ड डिस्क 1 TB का है, बट उसमें बस एक ही ड्राइव है, सी ड्राइव, जिसमें अपने इंस्टॉलेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें अपने आपके वीडियोस, ऑडियोज, इमेजेस सब कुछ एक ही जगह पे रखा है। तो कितना कंजेस्टेड बनेगा। मान लो आपके पास एक ही बैग है और उसमें एक ही पॉकेट है, अलग अलग पॉकेट सही नहीं, तो आपको लैपटॉप रखना है, टिफिन, नोटबुक, वॉलेट, पेन, पेंसिल सब कुछ एक ही जगह पे रखना है, तो कितना कंजेस्टेड बनता है। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है, उस बैग को अलग अलग पॉकेट्स बनाए जाते हैं। जैसे आपके हार्ड डिस्क को अलग अलग ड्राइव्स बनाए जाएंगे, इसका मतलब है डेटा लॉजिकली डिवाइड होता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में मेन वही काम होता है कि आपका डाटा लॉजिकली भी डिवाइड होगा, रीयूज कर सकते हो उसको, और टाइम भी अच्छा बचता है आपका। जैसे देखो ना, आपके बैग में सब कुछ एक ही पॉकेट में रखा हुआ है, आपको पेट टाइम लगता है क्योंकि पॉकेट जो रखा है सब कुछ एक ही जगह पे। बट अगर पॉकेट्स होते अलग अलग और आपको टिफिन चाहिए तो इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं, टिफिन वाले पॉकेट में चले जाओ मिलेगा। अगर आपको लैपटॉप चाहिए तो पूरे बैग में नहीं ढूंढना है, लैपटॉप वाले पॉकेट में चले जाओ मिल जाएगा। पेन चाहिए तो पेन के पॉकेट में चले जाओ, वॉलेट चाहिए तो जहाँ पे वॉलेट रखा है वहाँ पे चले जाओ। तो इट विल सेव योर टाइम। तो ये होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है ना, ये मेन 4 प्रिंसिपल पे बेस्ड है।
जिसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के 4 पिलर्स बोलते हैं। उसमें से पहला पिलर है इनकैप्सुलेशन। पहला पिलर क्या है? इनकैप्सुलेशन। दूसरा पिलर है एब्स्ट्रैक्शन। तीसरा पिलर है इनहेरिटेंस एंड फोर्थ पिलर इज देयर कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में ये मेन 4 पिलर्स है, 4 प्रिंसिपल्स है, जिसपे आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बेस्ड है, जिसपे आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बेस्ड है। अब वो कौन से 4 पिलर ये हम देखेंगे। वापस हम एक बार रिवाइज कर रहे देख लो। हम देख रहे हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब होता है इट्स अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। अब इस कम्युनिकेशन मीडियम में 2 टाइप्स हैं, एक है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरा हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज के भी 2 टाइप, सॉरी लो लेवल लैंग्वेज मतलब मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज, तो मशीन लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाएगा, जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाएगा। बट हर जगह पे हम मशीन लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मशीन लैंग्वेज में हर मशीन का लैंग्वेज अलग है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक ऐसा लैंग्वेज यूज करते हैं जो सभी मशीन पे चलेगा, विच इज कॉल्ड एज हाई लेवल लैंग्वेज। तो जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, वो सारे आपके हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। अब इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो आपका जो सी लैंग्वेज है वो स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आता है आपका सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, बेबी, पाइथन, गो लैंग्वेज, ये सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इवन अगर मार्केट में कल कोई नया लैंग्वेज आया ना, तो मोस्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो मेन कंसेप्ट है कोड रियूजेबिलिटी, जो इजीली होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। तो उसके भी 4 प्रिंसिपल्स है, 4 पिलर्स हैं। पहला इनकैप्सुलेशन, दूसरा एब्स्ट्रैक्शन, तीसरा इनहेरिटेंस एंड लास्ट इज पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, कोई क्वेश्चन? यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट किसी को? सर हाई लेवल लैंग्वेज पर हाई लेवल लैंग्वेज मतलब जैसे आपका हिंदी लैंग्वेज समझो। आप हिंदी लैंग्वेज आप किसी रीजन के लिए यूज नहीं कर रहे, ऑल ओवर इंडिया पे यूज कर रहे हैं। और किसी भी रीजन में चले जाओ, जैसे आप महाराष्ट्र में हिंदी में बात करोगे, तो यहाँ के लोग क्या करेंगे, उस हिंदी को मराठी में कन्वर्ट कर लेंगे, अपने हिसाब से समझेंगे। अगर वही हिंदी आप कल कर्नाटक में जाके बात करोगे, तो वो लोग क्या करेंगे, उस कन्नड़ को अपनी, सॉरी हिंदी लैंग्वेज को अपनी खुद की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हाई लेवल लैंग्वेज कुछ वैसा ही होता है कि आप क्या करोगे, हाई लेवल लैंग्वेज मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो आप एक मशीन पे लिखोगे, तो वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप दूसरे मशीन पे कैरी करो, खाली कंपाइल करो। तो जिस मशीन पे जाके कंपाइल करोगे, उस मशीन के लैंग्वेज में कन्वर्ट होगी। कंपाइल मतलब ट्रांसलेट करना, समझे? बाकी लोगों को समझा? यस सर। ओके फाइन। अब हमें आगे देखना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के मेन 4 प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो 4 प्रिंसिपल है, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। अभी 4 प्रिंसिपल्स में पहला प्रिंसिपल है इनकैप्सुलेशन। अभी इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है देख लो। हम यहाँ पे लिखते हैं उप्स कंसेप्ट। उसमें से पहला कंसेप्ट है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या हुआ देख लो। इसको अगर सिंपल वर्ड्स में हमें एक्सप्लेन करना है तो क्या बोलेंगे देख लो। इज अ wrapping of data and store as a single unit। देखो, रियल वर्ल्ड में हर एक चीज इनकैप्सुलेटेड है, इनकैप्सुलेशन है। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, जो भी छोटी छोटी चीजें उनको रैप करके एक बड़ा चीज बनाना। एक सिंपल एग्जांपल देख लो, जैसे आपके सामने लैपटॉप है, बट उनमें से किस पार्ट को आप लैपटॉप बोलोगे? आगे तो आपको स्क्रीन दिख रहा है, नीचे कीबोर्ड और माउस है, तो उसके अंदर तो बहुत सारी सर्किटरी, मदरबोर्ड है, रैम है, हार्ड डिस्क है, आपका पावर सप्लाई है, बहुत सारी सर्किटरी। तो किसको लैपटॉप बोलोगे? ये सारी चीजें जब कंबाइन होंगे देन इट बिकम्स एन लैपटॉप।
इसका मतलब क्या हुआ, लैपटॉप इटसेल्फ एंड एनकैप्सुलेशन। अगर आप किसी कॉलेज में चले जाते हो तो उसको कॉलेज कब बोलेंगे, वो तो एक बिल्डिंग है। बट अगर उसमें टीचर, स्टूडेंट, बोर्ड्स, चेयर्स, सब कुछ जब इकट्ठा हो जाएगा देन दैट बिकम्स अ कॉलेज। तो कॉलेज इटसेल्फ एंड एनकैप्सुलेशन। ठीक से सुनो, अपने कॉलेज में लास्ट ईयर में एक आधा प्रोजेक्ट किया होगा। अगर अभी भी मैं आपको पूछूं कि आपने कॉलेज में लास्ट ईयर में कौन सा प्रोजेक्ट किया था, तो 99% लोग आंसर देंगे उस प्रोजेक्ट का टाइटल। और हमारे दिमाग में वैसे ही आता है उस प्रोजेक्ट का टाइटल। अगर किसी को पूछा यार कल तुमने मूवी कौन सा मूवी देखा, तो 99% आंसर देगा उस मूवी का टाइटल। अब देखो, अगर कोई आपको पूछता है कि आपने लास्ट ईयर में कौन सा प्रोजेक्ट किया था, तो आपने प्रोजेक्ट का टाइटल बता दिया। और हमारे गाइड बोलते भी है ना, प्रोजेक्ट का टाइटल प्रोजेक्ट को मैच होने वाला चाहिए। अब ऐसा क्यों, क्योंकि एक टाइटल के अंदर आपका पूरा प्रोजेक्ट बाइंड होगा, उसी को एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है, रैपिंग ऑफ डेटा एंड स्टोर एवरीथिंग। जैसे कि छोटे छोटे कंटेंट्स को रैप करो और एक मेन लेबल दे दो, मेन कंटेंट बना दो, दैट इज कॉल्ड एज एन एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का मेन पर्पस क्या होता है, डेटा हाइडिंग। ये पूरा इंप्लीमेंटेशन हाइड करता है। फॉर एग्जांपल देख लो, आपने बटन प्रेस किया तो लैपटॉप स्टार्ट हुआ, बट लैपटॉप को वोल्टेज कैसे पास हो रहा है, करंट कैसे पास हो रहा है, लैपटॉप में पावर सप्लाई कैसे स्टार्ट होता है, मदरबोर्ड कैसे स्टार्ट हो रहा है, ये सब कुछ हाइड किया हुआ है। ये सब कुछ हाइड किया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट लैपटॉप इटसेल्फ एन एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का मेन पर्पस क्या देख लो, इट हाइड द होल इंप्लीमेंटेशन and shows only a result। क्या करेगा, पूरा इंप्लीमेंटेशन हाइड करेगा एंड खाली रिजल्ट शो करेगा, दैट इज कॉल्ड एज एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का मेन पर्पस क्या है, रैपिंग ऑफ डेटा एंड स्टोर एज अ सिंगल यूनिट। और ये क्या करेगा, पूरा इंप्लीमेंटेशन हाइड करेगा और आपको खाली रिजल्ट शो करेगा। तो रियल वर्ल्ड में आप कोई भी चीज उठा के देख लो, वो इनकैप्सुलेटेड है। कोई भी, आप खुद भी इनकैप्सुलेटेड हो। ह्यूमन बॉडी इज इट्स अ combination of different parts, जैसे head है, mouth है, hands है, legs है, so we have different parts and they wrapped as a one single body, that is called as encapsulation। आपके घर को घर कब बोलेंगे, जब लोग रहते हैं उसमें, किचन है, बेडरूम है, हॉल है, ये सब कुछ जब कंबाइन होगा तब जाके वो घर है, that is called as encapsulation। so रियल वर्ल्ड में हर एक चीज encapsulated है। और एग्जांपल देख लो, अगर आपको किसी ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो, अगर आपको किसी ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो आप डायरेक्टली आंसर दोगे आई एम डूइंग क्लास, आई एम डूइंग ट्रेनिंग। अगर कोई इंटरेस्टेड है, पूछता है कि क्या ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, डॉटनेट फुल स्टैक का ट्रेनिंग चल रहा है। और आपने क्या कर दिया, आपके पास तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, बट यू हैव हिडन ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट, और आपने खाली उसको एक वर्ड में आंसर दे दिया, और उस एक वर्ड में आपने सब कुछ कंबाइन किया, दैट इज कॉल्ड एज एन एनकैप्सुलेशन। So encapsulation means what? Wrapping of data and store as a single unit। समझ में encapsulation क्या है? क्लियर है अभी कंसेप्ट? यस सर। कंसेप्ट क्लियर है? करेक्ट। जैसे अगर एक कंट्री बोलेंगे, वो भी encapsulation है, क्योंकि कंट्री इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेट्स। एक विलेज भी तो encapsulation, क्योंकि एक विलेज इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी हाउसेस, दैट इज कॉल्ड एज encapsulation। ओके, अब नेक्स्ट होता है एब्स्ट्रैक्शन। ये हो गया encapsulation, नेक्स्ट होता है एब्स्ट्रैक्शन। इनकैप्सुलेशन में और एक एग्जांपल देख लो। मान लो आपने बटन प्रेस किया तो फैन स्टार्ट होता है। आपने क्या किया, बटन प्रेस किया, फैन स्टार्ट हुआ, बट फैन और बटन के बीच का जो कनेक्शन है, पूरा वायरिंग, पूरा सर्किटरी, तो उन्होंने पूरा हाइड कर दिया है।
खाली आपको बटन शो किया है, आपको बोला कि खाली इनपुट दे दो, आउटपुट आपको दिखेगा। तो इनकैप्सुलेशन का मेन पर्पस वही होता है कि सी द इनपुट एंड सॉरी गिव द इनपुट एंड सी द आउटपुट, हाइड होल इम्प्लीमेंटेशन। तो इन्होंने पूरा सर्किटरी हाइड कर दिया। जैसे लैपटॉप का पावर ऑन बटन प्रेस करते हो तो लैपटॉप का आपको आउटपुट स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बट उसने ये नहीं दिखाया कि वोल्टेज कैसे पास हो रहा है, करंट कैसे पास हो रहा है, आपका रैम कैसे स्टार्ट हुआ, मदरबोर्ड कैसे स्टार्ट हुआ, एवरीथिंग इज हिडन। दैट इज कॉल्ड एज एन इनकैप्सुलेशन। अब नेक्स्ट होता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, देखो अभी ठीक से सुनो। अगर आप किसी को बोलते हो कि मैंने कल एक मूवी देखा, तो कोई भी आपको पहला क्वेश्चन करेगा कौन सा मूवी, तो आप क्या करोगे, उसको मूवी का टाइटल बताओगे। तो मूवी का टाइटल इटसेल्फ एन इनकैप्सुलेशन, क्योंकि आपने एक टाइटल बता के सब कुछ हाइड कर दिया। बट अगर कोई इंटरेस्टेड है और पूछता है कि कैन यू एक्सप्लेन व्हाट डज दैट मूवी, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज दैट मूवी, तो जब वो एक्सप्लेन करेंगे तो आप उसको 2 ढाई 3 घंटे का स्टोरी नहीं बताओगे, यू विल गिव ओनली अ ब्रीफ आइडिया अबाउट इट। आप उसको क्या करोगे, ओनली उस मूवी का ब्रीफ आइडिया दोगे। सिमिलरली अगर आपको किसी ने पूछा कि आपने लास्ट ईयर में क्या प्रोजेक्ट किया था, तो आपने क्या किया, उसको प्रोजेक्ट का टाइटल बता दिया। तो प्रोजेक्ट का टाइटल इटसेल्फ एन इनकैप्सुलेशन। अगर कोई इंटरेस्ट है और पूछता है कि कैन यू एक्सप्लेन दैट, कैन यू एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट, तो आप उसको पूरा प्रोजेक्ट का इंफॉर्मेशन नहीं बताओगे, आप क्या कर रहे हो, उसको ओनली उतना इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो जितना उसको चाहिए। तो आप ब्रीफ आइडिया दोगे ओनली, दैट इज कॉल्ड एज एन एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या बोलता है देख लो, गिव ओनली और शेयर ओनली या शो ओनली relevant या required information and hide irrelevant or unwanted data. It shows only relevant information, hide irrelevant or unwanted data. ये किसका काम है, एब्स्ट्रैक्शन का। जैसे देख लो, आपने बटन प्रेस किया, फैन स्टार्ट हुआ, उन्होंने पूरा इम्प्लीमेंटेशन हाइड कर दिया, बट आपको बटन तो शो करना पड़ेगा ना, आपको आउटपुट के लिए फैन भी दिखना चाहिए, तो उन्होंने जितना जरूरत है उतना डेटा शो कर दिया। दैट इज कॉल्ड एज एन एब्स्ट्रैक्शन। तो इनकैप्सुलेशन क्या बोल रहा है, पूरा इम्प्लीमेंटेशन हाइड करके खाली आउटपुट दिखा दो, और एब्स्ट्रैक्शन बोलता है कि बस उतना ही डेटा शो करो जितने की जरूरत है। फिर नेक्स्ट होगा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है देख लो, इनहेरिट करना मतलब रिट्राइव करना। एक सिंपल एग्जांपल देख लो, हम जैसे पैदा हुए तुरंत कमाना स्टार्ट नहीं करते, हम क्या कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे टू सर्वाइव, हम पेरेंट की प्रॉपर्टी को यूज कर रहे टू सर्वाइव। तो इसका मतलब हम पेरेंट की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहे हैं। सो इनहेरिट करना मतलब रिट्राइव करना। इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ, रिट्राइव प्रॉपर्टीज फ्रॉम टास्क। अगर आपको किसी ने बोला कि एक काम करो, एक प्रेजेंटेशन बना लो या एक डिजाइन बना लो, एक वेब पेज बना लो या कोई कोडिंग करो, तो आप उसके लिए मार्केट में चले गए और लैपटॉप परचेज किया, ऐसा तो नहीं होता है। कोई एग्जिस्टिंग लैपटॉप होगा, उसको आपने क्या किया, यूज किया टू कंप्लीट योर टास्क। इसका मतलब आपने उस लैपटॉप की कुछ प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर दिया। अगर किसी ने आपको बोला यार कुछ नोट डाउन करो, तो नोट डाउन के लिए आपने क्या किया, नोटबुक और पेन लिया कैसे और आपने नोट डाउन करना स्टार्ट किया। तो यू आर इनहेरिटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ दैट नोटबुक एंड पेन, दैट इज कॉल्ड एज एन इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है रीयूज करना, सॉरी रिट्राइव करना टू यूज इट। और लास्ट होता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में पॉली का मतलब होता है मेनी, मॉर्फ का मतलब होता है मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म्स। तो किसी भी एक चीज के मेनी फॉर्म्स होंगे। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे देखो, वन थिंग कैन एक्ट डिफरेंट रोल्स
different environment. Called as polymorphism. Called as a polymorphism. तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या हुआ? एक चीज मल्टीपल रोल्स प्ले कर रही है, तो उसको बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे सिंपल एग्जांपल, आप आपका एग्जांपल देख लो। अब आप सभी लोग भले घर पे हो, बट यू आर प्लेइंग रोल ऑफ स्टूडेंट। आप सब अभी सभी लोग स्टूडेंट्स करके रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे क्लास खत्म होता है, यू विल प्ले डिफरेंट रोल। जब आप कंपनी में जाओगे तो वापस आप अलग रोल प्ले करोगे। जब आप फ्रेंड सर्कल में जाओगे, अगेन आप अलग रोल प्ले करोगे। जब मार्केट में जाओगे, यू विल बिकम अ कस्टमर। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप अकेले हो, बट आप अलग अलग रोल्स प्ले कर रहे हैं। अगर आपको मूवी भी देखना है, गेम्स भी खेलना है, प्रेजेंटेशन बनाना है, कोडिंग भी करना है, तो उसके लिए आप 4 लैपटॉप परचेस नहीं करोगे। एक ही लैपटॉप आपके 4 रोल प्ले कर सकता है। दैट इज कॉल्ड एज एन इनकैप्सुलेशन, सॉरी पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या हुआ? परफॉर्म मेनी फॉर्म्स। तो ये होते 4 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोचेस। समझ में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? सभी को? चलो आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं। कुछ हो तो आप थोड़ा वापस सुनो वीडियो, कुछ डाउट हो तो बता दो मुझे। अब जो भी नेक्स्ट टॉपिक है हम कल देखेंगे, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? आज का थ्योरेटिकली, कल का भी थोड़ा थ्योरेटिकल होगा, उसके बाद प्रोग्राम स्टार्ट होंगे हमारे, ठीक है? आई होप आप सभी ने विजुअल स्टूडियो तो वैसे भी इंस्टॉल किया है। जिन्होंने इंस्टॉल नहीं किया उनके लिए मैं एक लिंक शेयर करता हूँ थोड़ी देर में। अब उस लिंक से विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करो और फिर इंस्टॉल करो, ठीक है? चलेगा। सो कल मिलते हैं 6:30।